हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऑडिटिंग या फिर कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर काफी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। वहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपकी अच्छा सा रिविजन हो जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटिंग इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अंकेक्षर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? अडायर, ऑडिटर, ऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका अंकेक्षर वर्ड है, इसमें मैंने आपका स्टार्टिंग से लेने की कोशिश की है क्वेश्चन को, जिससे कि आपका चैप्टर 1 से पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑडिटिंग वर्ड है, तो ये तो क्लियर हो गया कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेकिन किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? वो लिया गया है अडायर वर्ड से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, अडायर वर्ड होता क्या है? तो अडायर का मतलब हो जाता है सुनना, तो है। इसमें क्या रहेगा कि पहले के टाइम में, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपिटल लगा करके लोग बिजनेस नहीं करते थे, वो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तब इतना ज्यादा लोग ये कैपिटल लगा के बिजनेस नहीं करते थे, बड़े पैमाने पर काफी लार्ज स्केल पर बिजनेस नहीं होता था। तो वहां पर जो अकाउंटिंग की जाती थी, जो अपने अकाउंट्स रखे जाते थे, वो भी इतने ज्यादा नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे, जो ऑडिटर हैं या फिर जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वही उन खातों की जांच भी, वही उन अकाउंट्स को चेक भी करते थे कि वो सही है या नहीं। तो वो उसे सुनकर करते थे। एक एक व्यक्ति बोलता था, दूसरा व्यक्ति उसको सुनता था और सुन करके देखता था कि सही लिखा है या नहीं लिखे गए हैं। तो ये हो जाता था ऑडिटिंग। वहीं से ये वर्ड लिया गया अडायर से, जो हो जाएगा ऑडिटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बना? 1947, 1949, 1956, 1965। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है वो कब बना था? तो वो बना था 1949 में, यानी कि जो अधिनियम आया था इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट का, वो 1949 में आया था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कब हुई? अभी आपने देखा कि जो एक्ट है वो आया था 1949 में, तो जो इसका इंस्टीट्यूट बनाया गया था वो भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1949 में ही बनाया गया था, लेकिन 1 जुलाई 1949 को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंकेक्षर है ऑडिटिंग इज एन आर्ट, अ साइंस, अबाउट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑडिटिंग क्या है। ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे ये क्वेश्चन जरूर आता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो आर्ट है या फिर साइंस है। तो यहाँ पर अगर हम बात ऑडिटिंग की करते हैं तो ऑडिटिंग क्या हो जाएगी? आर्ट और साइंस दोनों होती है। क्यों? क्योंकि ये बताती है, आर्ट में से ये बताया जाता है कि किसी काम को किस तरह से करना है। आर्ट हमें किसी काम को करने की प्रोसेस बताती है, और जो साइंस होता है वो हमें ये बताता है कि क्या चीज है या क्या करना चाहिए हमको, लेकिन किस तरह से करना चाहिए वो हमको बताती है आर्ट। तो जो ऑडिटिंग होती है उसमें ये देखा जाता है कि किस तरह के अकाउंट रखे गए हैं और कैसे इसको रखना चाहिए। अगर कोई कमी है या कुछ सही नहीं है तो वो भी बताया जाता है अपनी रिपोर्ट में कि क्या गलत है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑडिटिंग है वो आर्ट और साइंस दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑडिटर कौन हो सकता है? अंकेक्षक कौन हो सकता है? हु कैन बी एन ऑडिटर? कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो अंकेक्षक होता है वो कौन व्यक्ति होगा? तो अंकेक्षक जो ऑडिटर जो होता है उसको होने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का एग्जाम होते हैं, कई फेज में होते हैं, उन सारे फिजिक्स को आपको क्लियर करना होता है, तब जाकर के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जो भी बच्चे इसमें जाना चाहे जा सकते हैं। काफी ब्राइट फ्यूचर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अंकेक्षक का कार्य है। द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर इज टू एग्जामाइन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, ऑल द अबव।
तो अंकेक्षक का काम कौन सा होता है, हमको ये तो पता चल गया कि जो ऑडिटिंग होती है तो हमने जितने भी अकाउंट अपने रखे होते हैं किसी एक समयावधि में या किसी एक ड्यूरेशन में, टाइम पीरियड में, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर ही होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तो जो भी अकाउंट हमने बनाए होते हैं उनकी जांच करना, उनको चेक करना, ये देखना कि सही है या नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो सब हो जाता है ऑडिटिंग में। यहाँ पर कह रहा है कि अंकेक्षक का कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, तो यही उसके फंक्शंस भी हो जाएंगे, इन सारी चीजों को जांच करना, चेक करना। क्या हो जाएगा कि जो भी अकाउंट रखे गए हैं देखना कि मैथमेटिकली वो करेक्ट है या नहीं, यानी कि उनके प्लस माइनस की किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है, सही ढंग से उनमें एंट्री तो की गई है। फिर ये देखना कि किसी तरह की कोई त्रुटि या एरर तो नहीं किया गया है, जैसे कि गलत ढंग से जो है उसको एंट्री कर दी गई हो, कई तरह की जो अशुद्धियां आपने पढ़ी होंगी कि जो है गलत होती हैं, कभी क्षतिपूरक अशुद्धियां होती हैं या लेखे की होती हैं या जैसे सिद्धांतों की प्रिंसिपल्स की हो जाती है, एरर्स होते हैं, वो सब तो नहीं है। और फिर ये देखना कि अगर किसी तरह की कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड हुआ है तो उसको पता लगाना। तो ये तीनों ही हो जाते हैं जो अंकेक्षक है, ऑडिटर है, उसके फंक्शंस। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के लिए न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। कंफर्मेशन ऑफ द कोड इज नेसेसरी फॉर डैश, इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, इशू ऑफ न्यू शेयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको करने के लिए हमको कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी होगी, आवश्यक होगी, कंपल्सरी होगी। अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए, अंश पूंजी में कमी करने के लिए, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन के लिए या रूपांतरण के लिए, या फिर नया अंश जारी करने के लिए। यहाँ पर हमें अपनी शेयर कैपिटल बढ़ानी है या फिर हम स्टॉक में चेंज करना चाह रहे हैं या फिर हम नए शेयर्स को इशू करना चाह रहे हैं। इन तीनों ही कंडीशन में हमको जो कोर्ट है उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर जो हमारी शेयर कैपिटल है उसमें हम रिडक्शन कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको कोर्ट से लेनी पड़ती है परमिशन। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि अगर हम कमी करेंगे तो जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो हित होता है उसमें उनको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है, उनको लॉस हो सकता है। इसलिए हमको कोर्ट से अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक एक निगरानी करने वाले कुत्ते की तरह है, ना कि शिकारी कुत्ते की तरह। ये निर्णय किस मामले में या किस विवाद में दिया गया? ऑडिटर इज ए वॉचडॉग एंड नॉट ए ब्लड हॉर्न। डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ लंदन एंड जर्नल बैंक 1895, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896, आयरिश वुलन कंपनी लिमिटेड बनाम टायसन एंड अदर्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया था, एक डिसीजन दिया गया था कि एक जो अंकेक्षक ऑडिटर होता है एक शिकारी कुत्ते की तरह नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका काम ये जो है नहीं होता कि वो उसी नजर से ऑडिटिंग का काम करेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी या कुछ है गलत हुआ है, हमको उसी को ही पकड़ना है। उसका जो रोल होता है वो ये देखना होता है कि हाँ एक कैजुअली वो उन चीजों को नोटिस करता जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी करी गई है, या जो अकाउंट रखे गए हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो पूरी तरह से अनबायस्ड रह करके जो अकाउंट्स होते हैं उनकी चेकिंग करता है। तो वो एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह होता है, ना कि शिकारी कुत्ते की तरह। क्योंकि जो रखवाली करने वाला कुत्ता होता है वो ये ध्यान रखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी पर अटैक नहीं करता अननेसेसरी। लेकिन जो शिकारी कुत्ता होता है वो क्या करता है, अटैक करता है, वो रखवाली से ज्यादा अटैक करता है। इसीलिए यहाँ पर उसके समान माना गया है, या उसके कह सकते हैं एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया था वो दिया गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 के मामले में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकेक्षक होना चाहिए, एन ऑडिटर शुड बी फेयरलेस, ऑनेस्ट, टैक्टफुल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि है जो अंकेक्षक है, जो ऑडिटर है, उसमें क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्या उसकी गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर वो निडर भी हो, ईमानदार भी हो और व्यवहार कुशल भी हो, तीनों ही उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पुस्तकों और अभिलेखों या किसी व्यवसाय की एक व्यवस्थित परीक्षा है। डैश इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, ऑडिटिंग, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, चेकिंग। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो बुक्स रखी जाती हैं या जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इनका एक सिस्टमैटिक जब एग्जामिनेशन किया जाता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से हम उनकी चेकिंग करते हैं, उनको देखते हैं, तो वो क्या हो जाता है या क्या कहलाता है,
अंकेक्षण, प्रमाणन, सत्यापन या फिर जांच करना। तो यहाँ पर जो आपका प्रमाणन, सत्यापन और जांच करना है यानी वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड चेकिंग, ये तीनों ही आ जाते हैं किसमें, ऑडिटिंग में ही आ जाते हैं, ऑडिटिंग का ही एक पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर का एक आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग होती है उसमें किसी भी बिजनेस के जितने भी रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जितने भी बुक्स रखी गई हैं, उसकी जांच होती है, एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग? Ascertain the profit and preparation of profit and loss account and balance sheet, reduction and prevention of frauds and errors, give a true and fair view of financial amount। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिटिंग होती है, जो अंकेक्षण होते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ऑडिटिंग का। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर लाभ का पता लगाना और प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाते या बैलेंस शीट को तैयार करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम करना, उसी राशि का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर क्योंकि उसका काम जो होता है अकाउंटिंग हो जाने के बाद शुरू होता है। पहले अकाउंटिंग का काम होता है, लेखांकन का काम होता है, उसके बाद ऑडिटिंग होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑडिटिंग का काम कब प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है अकाउंटिंग के बाद। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लाभ का पता लगाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना, तो ये काम ऑडिटिंग का नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्टिव भी ऑडिटिंग का नहीं होगा, ये काम होता है अकाउंटिंग का, लेखांकन का। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें से कौन अंकेक्षण का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ ऑडिट? स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस, फाइनल, इंटरिम, कैश, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो अंकेक्षण का ऑडिटिंग का एक टाइप है। तो यहाँ पर आपका वैधानिक और निजी अंकेक्षण भी होता है, सरकारी और सतत अंकेक्षण भी होता है, सतत, अंतिम लागत और प्रबंधन अंकेक्षण भी होता है। ये सारे ही टाइप के अंकेक्षण आपके ऑडिटिंग के होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकेक्षण जो कानून द्वारा अनिवार्य है। एन ऑडिट विच इज कंपल्सरी बाय द लॉ, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। कोई अंकेक्षण है जो कि कानून द्वारा, लॉ के द्वारा करवाना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है, वो अंकेक्षण कौन सा होता है? तो वो हो जाता है वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अंकेक्षण निर्देश है। इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डैश, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसे कि शॉर्ट में कैग भी बोला जाता है, तो उसके द्वारा जो अंकेक्षण करवाया जाता है या जो अंकेक्षण के ऑडिटिंग के डायरेक्शन, निर्देश दिए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो वो कौन से ऑडिट में आते हैं? तो वो हो जाता है आप लोगों का सरकारी अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कंफ्यूज ना होइएगा, जो लॉ के उससे करवाया जाएगा वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो जाता है, और जो आप लोगों का महालेखा परीक्षक द्वारा कराया जाता है वो सरकारी अंकेक्षण होता है, गवर्नमेंट ऑडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा किया गया अंकेक्षण डैश कहलाता है। ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज कॉल्ड डैश, फाइनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो व्यवसायिक उपक्रम होता है, कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में ही जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उनके द्वारा जब कोई अंकेक्षण या ऑडिट करवाया जाता है, तो वो किस तरह का ऑडिट हो जाएगा? अंतिम अंकेक्षण हो जाएगा, या फिर आंतरिक अंकेक्षण होगा, सरकारी अंकेक्षण होगा, या फिर वैधानिक अंकेक्षण होगा? वो हो जाता है आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। उसमें क्या रहता है कि जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा जो होता है, जो हिसाब किताब, जो अकाउंट्स रखे गए हैं, उसकी जांच करवाई जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अंकेक्षण आमतौर पर दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच आयोजित किया जाता है। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट डैश, इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो वार्षिक अंकेक्षण होते हैं, जो दो एनुअल ऑडिट होते हैं, उसके बीच में जो ऑडिट कंडक्ट कराया जा रहा है वो कौन सा ऑडिट होता है?
वो कहलाता है अंतरिम अंकेक्षण यानी कि इंटरिम ऑडिट कहलाता है। इसी तरह आपका इंटरिम जो है डिविडेंड भी होता है कि जब वर्ष के बीच में किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही जब हम जो डिविडेंड होता है उसको घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं, वो डिविडेंड हमारा क्या कहलाता है, इंटरिम डिविडेंड। और अगर बीच दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच में अंकेक्षण हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, इंटरिम ऑडिट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन अंकेक्षण को अन्यथा डैश कहा जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज डैश, फाइनेंस ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कैश ऑडिट। अभी हमने ये तो देख लिया था कि जो किसी भी संस्था, किसी एंटरप्राइज के जो एम्प्लॉयज होते हैं यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो अंकेक्षण ऑडिट किया जाता है वो मैनेजमेंट ऑडिट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है या और हम क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है दक्षता अंकेक्षण यानी कि एफिशिएंसी ऑडिट, कि कितने सही ढंग से काम किया गया है ये देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण का काम शुरू होने से पहले अंकेक्षक पूरे अंकेक्षण कार्य की योजना बनाता है, इसे डैश कहा जाता है। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कॉमन द ऑडिटर प्लान आउट द होल ऑफ ऑडिट वर्क इज कॉल्ड डैश। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकेक्षण का काम करने से पहले, ऑडिटिंग का काम शुरू करने से पहले जो ऑडिटर होता है, अंकेक्षक होता है, उसकी एक कंप्लीट प्लानिंग करता है, एक योजना तैयार करता है। जैसे आप ही लोग हैं, एग्जाम हो रहे हैं वाले हैं आपके, तो एग्जाम होने से पहले आप उसका एक कंप्लीट अपनी वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो वही चीज हो जाती है एक ऑडिटर के लिए भी, जो ऑडिट करने से पहले उसका एक प्लान तैयार करता है, वो क्या कहलाता है, ऑडिट प्लान, ऑडिट नोट, ऑडिटर प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम। तो क्या हो जाता है, उसे कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अंकेक्षण कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, ऑडिट प्रोग्राम होगा, ऑडिटर नहीं, तो स्पेलिंग ध्यान में रख करके आंसर टिक करिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले कई जांच और नियंत्रण को कहा जाता है। And a number of checks and controls exercised in a business to ensure its efficient working is known as dash. Internal check, internal control, internal audit, interim check. तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि किसी कोई बिजनेस है, उसमें कितनी एफिशिएंसी के साथ कोई काम हो रहा है, इस चीज को क्लियर करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए और उस पर उसकी नियंत्रण भी करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए जो ऑडिट होता है या जो भी काम किया जाता है वो क्या कहा जाता है, आंतरिक जांच, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंतरिम जांच। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो क्या हो जाएगा, वो होता है आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आंतरिक नियंत्रण होता है बहुत तरह का होता है, उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती है। कैश कंट्रोल होता है, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल किया जाता है, जो स्टॉक होता है इस पर कंट्रोल होता है, इन्वेस्टमेंट पर, लायबिलिटीज पर, एक्सपेंसेस पर, क्रेडिटर्स पर, डेटर्स पर, तो भी बहुत तरह का कंट्रोल हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, प्रमाणन एक डैश है, अ वाउचर इज ए डैश, डॉक्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इनवाइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, रिसीप्ट इशूड टू ए कस्टमर फॉर कैश, डिस्पैच रिसीव्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमाणक क्या होता है, जो वाउचर होता है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपने वाउचरिंग के बारे में पढ़ा होगा, प्रमाणन के बारे में पढ़ा होगा। तो प्रमाणन में क्या रहता है कि जो भी हमने अकाउंट रखे हैं उसकी रिसीप्ट भी होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं तो उनके रिसिप्ट भी मिलती है, इनवाइस मिलते हैं, रसीदें मिलती हैं। तो उनके बेसिस पर ही क्या किया जाता है, अकाउंटिंग का काम किया जाता है। तो उन्हीं रसीदों से, उन्हीं जो रिसिप्ट है उन्हीं से मिलाया जाता है जो अकाउंट्स रखे गए हैं उनको, उसे कहा जाता है प्रमाणन या फिर वाउचिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो वाउचर्स होते हैं, जो जिससे भी मैंने बताया, जो रिसिप्ट हैं, बीजक हैं, ये सारे आपके वाउचर्स हो जाते हैं। तो वही सारी रसीदें या वही सारे बीजक के इनवॉइसेस जिसके बेसिस पे एंट्री की जाती है तो वो कहलाते हैं प्रमाणक यानी कि वाउचर्स। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि वो सारे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो कि जो है सपोर्ट करते हैं अकाउंटिंग करने में। यहाँ पर आपसे एक डिफिनेशन की तरह पूछा जा रहा है कि प्रमाणक क्या होता है। बाकी जो चीजें दे रखी है वो वाउचर्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें रिसिप्ट आ जाती है, इनवॉइसेस आते हैं, ये सब एग्जाम्पल है। लेकिन एग्जैक्टली वाउचर क्या होता है, तो वाउचर वो दस्तावेज होते हैं, वो डॉक्यूमेंट होते हैं
जो कि सपोर्ट करते हैं हमको अकाउंटिंग करने में। क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।